Hello, welcome back to my YouTube channel. This is Anthony. In this video, I'm going to talk about different things. So this video is important for the people who applied without taking any help from consultant. I was planning to shoot this video outside, but outside it's raining today. So I decided to make my kitchen, my studio for this video. So now we can get started with our agenda for today. The agenda is very simple, that if you have applied for the admission to Sweden for master, results are already published on 30th March. अब जब एडमिशन के रिजल्ट पब्लिश हो चुके हैं तो अगला स्टेप क्या है? नॉर्मली एडमिशन का रिजल्ट जब भी पब्लिश होता है तो आपको एडमिशन का जो ऑफर है वो एक्सेप्ट करनी होती है. जैसे ही आप ऑफर एक्सेप्ट करते हैं, यूनिवर्सिटी आपको इनवॉइस इशू कर देती है. आप इनवॉइस पे करते हैं. इनवॉइस पेमेंट करने के बाद आप वीजे के लिए अप्लाई करते हैं और आपको वीजा मिल जाता है. जब आप स्वीडन में एडमिशन अप्लाई करते हैं तो आपको 4 प्रोग्राम सेलेक्ट करने होते हैं और उनकी रैंकिंग होती है 1, 2, 3, 4. अब ये जो 1, 2, 3, 4 है, इसमें से कुछ लोगों को फर्स्ट प्रायोरिटी पे उन्होंने रिजर्व में डाल दिया और सेकंड में एडमिशन दे दिया, या कुछ लोगों को फर्स्ट में एडमिशन नहीं मिला, सेकंड में रिजर्व पे डाल दिया और थर्ड पे एडमिशन दे दिया और फोर्थ को डिलीट कर दिया. जो भी आपका सिनेरियो है, अगर तो आपको रिजर्व में डाला गया है तो फिर आपने अगर वेट करना है तो उसकी क्या लिमिट होनी चाहिए? अकॉर्डिंग टू मी, आप लोग वेट कर सकते हैं अंटिल एंड ऑफ अप्रैल. वाई आई एम सेइंग अंटिल एंड ऑफ अप्रैल? बहुत सारी यूनिवर्सिटीज, बल्कि ऑलमोस्ट सारी यूनिवर्सिटीज जो हैं वो अपने इनवॉइस की पेमेंट की डेडलाइन जो है वो स्वीडिश इंस्टीट्यूट की स्कॉलरशिप की अनाउंसमेंट के बाद रखेंगे. स्वीडिश इंस्टीट्यूट की जो स्कॉलरशिप है उसकी अनाउंसमेंट 27 अप्रैल को होनी है, तो मोस्टली इनवॉइस पेमेंट की डेडलाइन होगी इसके बाद, तो आप तब तक वेट कर सकते हैं. तो माय रिकमेंडेशन इज जस्ट स्टे काम एंड जस्ट वेट फॉर 27th अप्रैल. अगर 27th अप्रैल तक भी आपकी जो वेटिंग लिस्ट है या जो जिस फॉर एग्जांपल एडमिशन आपको रिजर्व में डाला गया, वेटिंग लिस्ट में डाला गया, वो उसी तरह स्टेटस रहता है, चेंज नहीं होता है, तो फिर आप जो जिसमें एडमिशन मिला हुआ है उसको आप अवेल करें और अपनी ट्यूशन फी पेमेंट कर दें. मेनवाइल आप क्या करें? मेनवाइल आप बैंक स्टेटमेंट प्रिपेयर करना शुरू कर दें. अच्छा, बैंक स्टेटमेंट जब आप प्रिपेयर कर रहे हैं तो उसकी एक स्पेसिफिक अमाउंट आपको शो करनी पड़ती है. बैंक स्टेटमेंट के बारे में मैं अगले सेक्शन में बात करूंगा. अभी बात कर लेते हैं कि ट्यूशन फी पेमेंट का क्या हिसाब किताब है. ट्यूशन फी पेमेंट जो है वो आपने अपने बैंक अकाउंट से या किसी रिलायबल बंदे के बैंक अकाउंट से करनी है. उसके पीछे रीजन सिंपल है कि अगर आपका वीजा नहीं लगता या कोई भी इमरजेंसी हो जाती है, देन यू कैन क्लेम अ रिफंड. स्वीडन के अंदर 10 to 20% जो है वो एडमिनिस्ट्रेटिव फीस काट के आपको अपनी जो ट्यूशन फी आपने पे की होती है, जिस बैंक अकाउंट से पे की होती है, उसमें वो वापस भेज देते हैं. तो कोशिश करें कि जो फीस पे करनी है वो आप अपने अकाउंट से करें या फिर किसी ऐसे पर्सन के अकाउंट से जो कि रिलायबल हो, जिससे आप बाद में रिफंड आए तो उनसे ले सकते हैं. अभी बात कर लेते हैं सेकंड पॉइंट के बारे में, जो कि सिटी से रिलेटेड है कि कौन कौन सी स्वीडिश सिटीज अच्छी हैं फॉर सेटलमेंट. फर्स्ट प्रायोरिटी पे स्टॉकहोम है, सेकंड पे गोथनबर्ग, थर्ड पे माल्मो या लुंड है. अगर आपका एडमिशन इन चारों में से किसी एक सिटी में हो गया है या आपको वेटिंग लिस्ट में डाल दिया गया है और आपको वेट करना है फॉर द एडमिशन इन 4 सिटीज, स्टॉकहोम, गोथनबर्ग, लुंड और माल्मो, तो फिर आप वेट भी कर लो. अगर राइट अवे डायरेक्टली एडमिशन इन में हुआ है तो आप अपनी ऑफर एक्सेप्ट करो, इनवॉइस मंगवाओ और फीस पेमेंट कर दो बगैर किसी इंतजार के. व्हाई आई एम सेइंग यू शुड सेलेक्ट दीज सिटीज? ये बड़ी सिटीज हैं, यहाँ पे काम ज्यादा है. स्वीडन एक छोटी सी कंट्री है जिसमें 1 करोड़ आबादी है और 1 करोड़ आबादी जो है वो पूरे मुल्क में स्प्रेड है. छोटी जगह पे आप जाओगे, आपको लोग नजर आ जाएंगे, वहां पे हर किस्म की जो फैसिलिटीज हैं वो आपको मिल जाएंगी, ग्रोसरी स्टोर, बिग मार्केट्स, लेकिन वहां पे जॉब्स कम होंगी विद इंग्लिश लैंग्वेज. तो इसलिए ज्यादा
जो बेहतर है वो ये है कि आप ऐसी सिटी में जाएं जहां पे जॉब प्रोस्पेक्ट्स हाई हों। फॉर एग्जाम्पल अगर आप स्टॉकहोम में जाते हैं तो एज ए स्टूडेंट आप वहां पे डिलीवरी की, न्यूज़पेपर की या किसी रेस्टोरेंट में छोटी सी जॉब स्टार्ट कर सकते हैं और प्रोफेशनल जॉब भी स्टार्ट कर सकते हैं। बहुत सारे जो छोटे बिजनेस हैं वो स्टूडेंट्स को पार्ट टाइम रख लेते हैं। इसी के साथ साथ बड़ी सिटी में जाने का एक बड़ा बेनिफिट ये भी होता है, जितनी बड़ी सिटीज हैं उनमें जो यूनिवर्सिटीज हैं वो टॉप रैंक यूनिवर्सिटीज हैं और उनको फंडिंग बहुत ज्यादा मिलती है, जिसकी वजह से आप फॉर एग्जांपल आपने 1 साल के कोर्स पे जा रहे हैं या 2 साल के कोर्स पे जा रहे हैं तो आपको थीसिस जब करने हैं तो बड़ी यूनिवर्सिटी में थीसिस करेंगे तो आपको 12,000 स्वीडिश क्राउन पर मंथ एज ए स्टाइपेंड मिलेगी, जो कि मुझे भी मिलती रही बिकॉज आई डिड माई थीसिस एट अ बिग यूनिवर्सिटी। तो ये चीजें हैं जो आपने माइंड में रखनी है ताकि आगे चल के आपको आसानी हो। अगर अभी से आप कोई छोटी सिटी सिलेक्ट कर लेंगे तो आपकी जर्नी जो है वो डिफिकल्ट होगी। मैंने बहुत सारे स्टूडेंट्स के साथ पिछले 1-2 साल में जो है वो बातें की और उनकी जो प्रॉब्लम्स थी वो सुनी, और मोस्टली जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम स्टूडेंट फेस करते हैं वो ये है कि वो जल्दबाजी में छोटी सिटी में चले जाते हैं और फिर बाद में ज्यादा प्रॉब्लम्स फेस करते हैं। ये हो सकता है कि फॉर एग्जांपल आपका एडमिशन ही नहीं हुआ है, अगर आपके पास ऑप्शन ही नहीं अवेलेबल है then you can go for small city, but if you have an option please go for big cities. This is my sincere advice. But there are few universities जिनका क्राइटेरिया या जिनका प्रोसेसिंग स्कॉलरशिप के लिए डिफरेंट है। फॉर एग्जांपल हामस्टद और हुफ्दे यूनिवर्सिटी को अगर आप देखें तो इन दोनों में यह है कि जैसे ही आपको एडमिशन मिलता है तो ये आपको एक ईमेल करते हैं कि हमारी स्कॉलरशिप पे अप्लाई कर दें। वो अप टू 50% या अप टू 100% होती है ट्यूशन फी का। फॉर एग्जांपल आपको 25% मिलती है तो आपकी फीस जितनी भी है उसका 25% आपको नहीं पे करना। अगर 50 है तो 50% ट्यूशन फी आपने पे नहीं करनी। इन दिस कंडीशन यू कैन सबमिट योर स्कॉलरशिप एप्लीकेशन, यानी जैसे ही आपका एडमिशन हुआ उन्होंने आपको एक ईमेल की है, आप उस ईमेल का जो है वो लिंक उस ईमेल में होगा, स्कॉलरशिप को अप्लाई कर दें और वेट करें अंटिल यू गेट द डिसीजन। जैसे मैंने वीडियो के शुरू में बताया कि मोस्ट ऑफ द यूनिवर्सिटीज जो ट्यूशन फी पेमेंट की डेडलाइन है वो 27 अप्रैल के बाद रखेंगी ड्यू टू अनाउंसमेंट फॉर स्वीडिश इंस्टीट्यूट स्कॉलरशिप। तो फीस की जो पेमेंट है वो आपने अंटिल एंड ऑफ अप्रैल कर देनी है या स्टार्ट ऑफ मई, वो डिपेंडिंग ऑन योर यूनिवर्सिटी डेडलाइन। In this part of the video, we can talk about बैंक स्टेटमेंट। बैंक स्टेटमेंट स्वीडन के लिए फ्रेश रिक्वायर्ड है। अगर आपके पास फ्रेश बैंक स्टेटमेंट नहीं है, मिच्योर बैंक स्टेटमेंट है, वो भी एक्सेप्टेड है। नो द क्वेश्चन इज व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन फ्रेश बैंक स्टेटमेंट एंड मिच्योर बैंक स्टेटमेंट। फ्रेश बैंक स्टेटमेंट मींस कि आपका आज बैंक अकाउंट खुला है और कल आपने उसमें पैसे डाले हैं, या 1 महीना पुराना आपका बैंक अकाउंट है उसमें पैसे आपके 1 महीने से या 1 हफ्ते से पड़े हुए हैं और अगले हफ्ते आप वीजा अप्लाई कर रहे हैं। दिस इज फ्रेश बैंक स्टेटमेंट। लाइक यू ओपन द अकाउंट रिसेंटली एंड यू एडिड द मनी रिसेंटली और आप वीजा अप्लाई कर रहे हैं। मिच्योर बैंक स्टेटमेंट होता है कि आपके अकाउंट में पिछले कुछ महीनों से या कुछ सालों से इन आउट ट्रांजैक्शंस हो रही हैं और अभी जो आपके अकाउंट का बैलेंस है वो उस रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंगली है जो कि स्वीडिश एम्बेसी पूछ रही है, तो उसको मिच्योर बैंक स्टेटमेंट कहते हैं। अगर आप अकेले वीजा अप्लाई कर रहे हैं तो आपको 9,450 एससी के शो करने हैं फॉर ईच मंथ। इसमें एक चीज बड़ी इंपॉर्टेंट है कि आप 13 महीने के लिए भी शो कर सकते हैं और 24 महीने के लिए भी। इट डिपेंड ऑन योर यूनिवर्सिटी। लाइक फॉर एग्जांपल कुछ यूनिवर्सिटीज हैं जिन्होंने पिछले कुछ सालों में पायलट फेज शुरू किया जिसमें वो 2 साल का वीजा दे रहे थे। अगर तो आपकी यूनिवर्सिटी उस कैटेगरी में फॉल करती है तो आपने 24 महीने के लिए 9,450 एससीके को मल्टीप्लाई करना है 24 से। अगर आपकी यूनिवर्सिटी इस कैटेगरी में फॉल नहीं करती जिसमें 2 साल का वीजा देते हैं बल्कि उसमें फॉल करती है जिसमें 1 साल का वीजा देते हैं, तो देन यू हैव टू मल्टीप्लाई 9,450 स्वीडिश क्राउन इनटू 13। इसी के साथ साथ अगर कोई फैमिली के साथ जा रहा है
तो एक तो ये जो अमाउंट मैंने मेन एप्लीकेंट की बताई है जो कि स्टूडेंट है उसकी, ये आपने अपने बैंक अकाउंट में शो करनी है। उसी के साथ साथ आपके अपनी जो सेकेंडरी एप्लीकेंट है, आपकी वाइफ और हस्बैंड है, उनके लिए आपने 3625 SEK शो करना है। इसको भी आपने डिपेंडिंग ऑन योर यूनिवर्सिटी के वो 13 महीने का वीजा दे रहे हैं या 24 का, इसको भी उससे मल्टीप्लाई कर देना है। अभी बात कर लेते हैं कि अगर आपके बच्चे हैं और उनके लिए भी वीजा आपने अप्लाई करना है तो कितनी अमाउंट चाहिए। जो सबसे पहले मैंने कैलकुलेशन दी है वो मेन एप्लीकेंट की, और सेकंड नंबर पे मैंने जो सेकेंडरी एप्लीकेंट है उसकी दी है। अब थर्ड जो है वो माइनर यानी बच्चे की एप्लीकेशन है, उसके लिए आपको 2174 स्वीडिश क्राउन पर मंथ शो करने हैं। ये आपने 13 या 24 से मल्टीप्लाई करके इसकी जो अमाउंट आती है तीनों की वो शो करनी है फॉर 1 किड फैमिली। अगर बच्चे ज्यादा हैं तो इसको आप उसी लिहाज से बढ़ा सकते हैं। तो बैंक स्टेटमेंट जो है वो फ्रेश या मैच्योर हो, इससे कोई मसला नहीं है। स्वीडिश एम्बेसी को आपके अकाउंट में जो रिक्वायर अमाउंट है वो होनी चाहिए। इसी के साथ साथ जो टाइम पीरियड है जब आपने वीजा अप्लाई किया तब से लेके जब वीजा लग गया तब तक ये पैसे आपके अकाउंट में रहने चाहिए। अभी मैं आपको अपनी पर्सनल जो एक्सपीरियंस है वो शेयर कर देता हूं। मैंने वीजा अप्लाई किया था तो जो वीजा एप्लीकेशन है वो मैंने 6 या 7 जून को सबमिट की थी, और जो मेरा बैंक अकाउंट खुला था वो 28 मई को खुला था, और 28 मई को अकाउंट खुला और उसी दिन मैंने उसमें पैसे ट्रांसफर करवा दिए। और उसके बाद 6 या 7 को डॉक्यूमेंट्स मुझे कुछ चाहिए थे, उस वजह से 6-7 को अप्लाई किया, बट आई वॉज प्लानिंग टू अप्लाई ऑन लाइक 3rd और 2nd जून। और मेरा जो वीजा है वो बगैर जो है वो किसी एडिशनल डॉक्यूमेंट मांगने के बगैर लग गया। मेरा एम्बेसी में इंटरव्यू हुआ था, वो मैं उसकी एक अपकमिंग डेज में सेपरेट वीडियो बनाऊंगा जिसमें मैं इंटरव्यू से रिलेटेड जो मुझसे क्वेश्चन पूछेंगे और जो ऑलरेडी लोग वहां जा चुके हैं उनसे मैंने बात करनी है और क्वेश्चंस उनसे लेने हैं, ताकि आई विल कवर ऑल द क्वेश्चंस एंड यू गेट आइडिया कि एम्बेसी जाना है तो ये चीजों का हमें पता होना चाहिए। अभी बात कर लेते हैं आखिरी पॉइंट के बारे में कि स्वीडिश एम्बेसी कब खुलेगी। आई हैव अ गुड न्यूज फॉर यू। आई हैव टॉक्ड टू वन पर्सन, एक यूनिवर्सिटी की जो रिक्रूटमेंट डिपार्टमेंट है, जो इंटरनेशनल स्टूडेंट जब अप्लाई करते हैं तो उनको जो रिक्रूटमेंट उनकी की जाती है या उनकी जो असेसमेंट की जाती है, उस इंटरनेशनल ऑफिस से मेरी बात हुई। वो एक स्वीडिश यूनिवर्सिटी का इंटरनेशनल ऑफिस है, और उन्होंने मुझे बताया कि अगर फॉर एग्जांपल एम्बेसी नहीं खुलती है तो एम्बेसी स्टूडेंट्स को एक अल्टरनेटिव सोल्यूशन देगी, और वो अल्टरनेटिव सोल्यूशन ये होगा कि यू विल गेट परमिशन टू ट्रेवल टू अनदर कंट्री ऑन विजिट वीजा, और वहां पे जाके स्वीडिश एम्बेसी का अपॉइंटमेंट अटेंड कर ले। क्योंकि स्वीडिश एम्बेसी में जब आपने वीजा अप्लाई करना है ना, तो स्वीडिश एम्बेसी की जो एप्लीकेशन है वो ऑनलाइन है, यू डोंट हैव टू विजिट एम्बेसी। तो आप जैसे ही ऑनलाइन अप्लाई करोगे तो आपकी एप्लीकेशन सबमिट हो जाएगी और उसी दिन से आप क्यू में लग जाएंगे। जैसे ही आपकी एप्लीकेशन पे काम होगा, असेसमेंट कंप्लीट होगी, अगर उनको मुनासिब लगा कि आपका इंटरव्यू करना चाहिए फिर वो आपको बुलाएंगे, अदरवाइज अपॉइंटमेंट की जरूरत नहीं है। अपॉइंटमेंट अगर एम्बेसी बंद रहती है तो उसका वो कोई ना कोई सोल्यूशन देंगे। फॉर एग्जाम्पल जो फिनलैंड की एम्बेसी है वो रिसेंटली पाकिस्तान में दोबारा खुली है, 10 साल वो बंद रही है, लेकिन 10 साल में स्टूडेंट्स जो हैं वो फिनलैंड जाते रहे हैं। वो किस तरह जाते थे कि वो जैसे ही उन्हें एडमिशन मिलता था वो उसका ऑनलाइन वीजा अप्लाई करते थे, और वीजे के लिए अपॉइंटमेंट अटेंड करने के लिए वो दूसरी कंट्री में ट्रेवल करते थे। फॉर एग्जाम्पल उसमें अजरबैजान है, दुबई है, टर्की है, मलेशिया है। वो ऐसे ममालिक जो हमारे कंट्री के पास है वो बता देते हैं कि ये 3-4 एम्बेसीज है, वहां पे आप जा सकते हैं। इसके बाद बात कर लेते हैं कि कुछ लोगों का वीजा जो है वो बगैर अपॉइंटमेंट के भी लग जाता है। पिछले सालों में भी लगा है, लास्ट ईयर में भी लगा है, फिर भी उन्हें फिंगरप्रिंट्स के लिए जाना पड़ता है। तो फिंगरप्रिंट्स जो है आपके लिए गुड न्यूज है कि गैरी वाले भी ले लेते हैं और VFS वाले भी ले लेते हैं।
तो आपको इस बारे में टेंशन लेने की जरूरत नहीं है कि अगर एम्बेसी ना खुली तो हम स्वीडन ट्रेवल ही नहीं कर पाएंगे. देयर इज ऑलवेज ऑप्शन. सो बी ऑप्टिमिस्टिक एंड प्रोएक्टिव, ताकि आप जो है वो रेडी रहें, अपने जो प्रोसेस है उसको स्मूथ रखें. फॉर एग्जांपल अभी एडमिशन का जो चल रहा है सिलसिला, जिनका वेटिंग लिस्ट में नाम है, वो अपनी बैंक स्टेटमेंट और ट्यूशन फी पेमेंट के बारे में काम शुरू कर दें, ताकि जैसे ही आपको एडमिशन के कंफर्मेशन हो, आप ट्यूशन फी दूसरे तीसरे एक हफ्ते में पे कर दो और अगले हफ्ते में जो है वो वीजा अप्लाई कर दो. और वीजा एप्लीकेशन ऑनलाइन है. आई विल आस्क यू टू सब्सक्राइब दिस चैनल सो यू डोंट मिस माय वीडियो अबाउट वीजा इंटरव्यू क्वेश्चंस एंड वीजा एप्लीकेशन. ऑनलाइन जो एप्लीकेशन है उसका भी एक मैं वीडियो बनाऊंगा, ताकि आपको एक अच्छा आइडिया मिल जाए. क्योंकि वीजा जब आपने अप्लाई करना है, यू हैव टू बी वेरी वेरी केयरफुल. Thank you very much for watching this video. I will come back with more videos in coming days. Bye bye. Take care.